स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द पीएम सर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पीएम सर आसाम का जो विजिट है उसके लिए गए हैं और आप देखिए कि वहाँ पे पीएम सर के द्वारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क का एरिया है वहाँ पे भी जो विजिट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो काजीरंगा के बारे में होनी चाहिए। काजीरंगा के बारे में जो एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कंटिन्यूअस न्यूज़पेपर के अंदर ज़रूर से देखने के लिए मिलता है, स्पेशली वन हॉर्न राइनो की रिगार्डिंग में, या वहाँ पे जो इलीगल पोचिंग का जो एक्टिविटी है उसको अगर कैरी आउट किया गया हो तो उसके रिगार्डिंग में आपको अक्सर न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एक यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो भी दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। यूनेस्को का जो नेचुरल कैटेगरी के अंदर में यहाँ पे जो हेरिटेज साइट है उसके रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। नेशनल पार्क के स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो 1974 के समय ही नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वो दे दिया गया था काजीरंगा प्रोटेक्टेड एरिया को। और आप देखिए कि यहाँ पे इनको जो टाइगर रिजर्व का स्टेटस है वो 2007 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, जब भी हम काजीरंगा के बारे में रीड करते हैं या काजीरंगा के बारे में गूगल करते हैं तो आप देखिए कि आपको वन हॉर्न राइनो का जो फोटो है वो बैक ऑफ द माइंड के अंदर जरूर से क्लिक करता होगा। तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो का जो प्रेजेंस है वो 70 to 80% जो इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि हमारे इंडिया के जो बिग फोर एनिमल्स हैं साइज के अकॉर्डिंग में जो बिग फोर एनिमल्स हैं उनका प्रेजेंस आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर एक वन हॉर्न राइनो है। वन हॉर्न राइनो के अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो रॉयल बंगाल जो टाइगर है, रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंडियन एलिफेंट है जो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इंडियन एलिफेंट का जो प्रेजेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा एशियाटिक जो बफेलो है, एशियाटिक जो बफेलो है उसका प्रेजेंस भी आपको यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल ये जो बिग फोर एनिमल्स है इनका प्रेजेंस भी यहाँ पे इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में है। आप देखिए कि जब भी हम वन हॉर्न राइनो के बारे में रीड करते हैं और हमने यहाँ पे देखा कि जो 70 to 80% पॉपुलेशन है इसी काजीरंगा जो प्रोटेक्टेड एरिया है इसी के अंदर में है। आप देखिए कि काजीरंगा का जो नियर बाई एरिया है वहाँ से ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो भी फ्लो करती है। एक रिवर आपको यहाँ पे बिटवीन द काजीरंगा प्रोटेक्टेड एरिया के थ्रू भी देखने के लिए मिलती है जिसको कि हम दीपलू नाम का जो रिवर है उसके नाम से जानते हैं। आप देखिए कि दीपलू उस रिवर का नाम है जो बेसिकली बिटवीन द पार्क के थ्रू में यहाँ से फ्लो करती है। तो आपको यहाँ पे जो ये रिवर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि 2015 का प्रीलिम्स का पेपर है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड, और कुछ दिन पहले हमने जिम कॉर्बेट के बारे में रीड किया था कि वहाँ से जो रामगंगा नदी है वो फ्लो करती है उस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो मिडिल पार्ट है वहाँ से, और यहाँ पे आपको काजीरंगा के थ्रू में जो दीपलू रिवर है वो देखने के लिए मिलती है। अगर हम ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो कोर्स है इस तरीके से आप देखिए कि उसका जो सदर्न पार्ट है, अगर हम यहाँ पे साइड्स के डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से डिसाइड करें तो सदर्न पार्ट के अंदर जो काजीरंगा है वो सिचुएटेड है। टोटल आपको आसाम के अंदर जो 7 नेशनल पार्क हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कुछ रिवर का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर सिचुएटेड है, मींस रिवर का जो राइट कोर्स है या राइट एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ लेफ्ट बैंक के साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें लेफ्ट बैंक के अंदर जो काजीरंगा है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क का रिवर के बारे में हमने देखा जो मिडिल पार्ट से फ्लो करती है। 4 बिग एनिमल्स के बारे में हमने देखा, यहाँ पे नेशनल पार्क के स्टेटस के बारे में देखा, टाइगर रिजर्व का जो स्टेटस है वो भी दिया गया है क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर का जो प्रेजेंस है वो आपको इस काजीरंगा का प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, वन हॉर्न राइनो के बारे में हम रीड करते हैं, पोचिंग के बारे में अक्सर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि काजीरंगा के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा पोचिंग को रोकने के रिगार्डिंग में, क्योंकि उस इलीगल पोचिंग के अंदर जो वन हॉर्न राइनो का जो हॉर्न है उसको बेसिकली यूज किया जाता है, तांत्रिज्म में भी आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बार डिफरेंट टाइप का जो मेडिसिन का जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर इलीगल मार्केट के अंदर भी उसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा जो वन हॉर्न राइनो का जो हॉर्न है उसी की रिगार्डिंग में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से उसका जो पोचिंग है वो कैरी आउट किया जाता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा स्पेशल टीम है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिससे कि वन हॉर्न राइनो का जो पोचिंग है उसको रोका जा सके।
2022 के बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि 22 से लेकर 23 का जो समय है उस समय में कोई भी जो पोचिंग का एक्टिविटी है वो नहीं देखने के लिए मिला था। वन हॉर्न राइनो का कोई भी पोचिंग एक्टिविटी है वो वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिला था काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में। तो अक्सर आपको जो मानसून का जब समय होता है, जब हमारा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके अंदर भी बेसिकली आप देखिए कि जो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उस समय में एक डिबेट आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर में ज़रूर से देखने के लिए मिलती है कि क्यों ना हमारा जो वन हॉर्न टाइगर का जो वन हॉर्न राइनो का जो बेसिकली पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर सिचुएटेड है, उनको किसी दूसरे नेशनल पार्क के अंदर में, जैसे कि मानस का जो एरिया है वो भी आसाम के अंदर ही है, सेम वेजिटेशन जो टोपोग्राफी है वो वहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा कुछ बंगाल के भी जो पार्ट है वहाँ पे, क्यों ना वहाँ पे उन पॉपुलेशन को डिसेंट्रलाइज किया जा सके, जिससे कि अगर कहीं फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे जो वन हॉर्न राइनो का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे जो कैजुअलिटी है वो ना देखने के लिए मिले, कुछ पॉपुलेशन को दूसरे जो नेशनल पार्क है उसके अंदर भी शिफ्ट किया जाए। एक आपको उत्तर प्रदेश का जो दूधवा नेशनल पार्क है वो भी देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे भी वन हॉर्न राइनो का जो प्रेजेंस है वो देखा जाता है स्टूडेंट्स। दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इसका जो लोकेशन है वो आप जरूर से देखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश कंप्लीटली जो प्लेन्स का एरिया नहीं है स्टूडेंट्स, एक तराई का जो अपर पार्ट है, आपको जो लोअर पार्ट ऑफ हिमाचल इकोसिस्टम का आपको देखने के लिए मिलेगा फिजियोग्राफी के अंदर में। आप देखिए उसी पार्ट के अंदर में आपको दूधवा नेशनल पार्क है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें यूनेस्को साइट के रूप से, आप देखिए कि इंडिया के अंदर टोटल कितना साइट्स हैं यूनेस्को का कैटेगरी के अंदर में, टोटल आपको देखने के लिए मिलती हैं 42। अर्लियर फेज के अंदर कितना हुआ करते थे स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज के अंदर 40 साइट्स हुआ करती थी। रिसेंटली हमारी जो 2 साइट्स हैं उनको सितंबर अक्टूबर का जो मंथ है उस समय में आप देखिए कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ। काफ़ी बार अदर देन द यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के अलावा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, स्पेशली यूपी पीसीएस के अंदर और काफ़ी सारे पीसीएस है उसमें ऐसा जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जहाँ बेसिकली हमारी जो 2 साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया है। तो आप देखिए कि ये सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। सऊदी अरेबिया का जो सिटी है रियाद, वहाँ पे ये मीटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इजराइल के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था, उस समय भी ये न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का जो अब्राहम अकॉर्ड है उसके थ्रू डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो नहीं इस्टेब्लिश हुए थे। यूनाइटेड अरब अमीरात के जो आपको रिलेशंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। बहरीन के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे जो रिलेशंस अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू में। तो यहाँ पे इजराइल के द्वारा भी अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको सेंड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी का जो मीटिंग हुआ था रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर में। 2 साइट्स जिनको ऐड किया गया है इस मीटिंग के अंदर में, तो आप देखिए कि एक साइट तो आपको देखने के लिए मिलता है हमारा जो शांति निकेतन है। शांति निकेतन कहाँ पे स्टूडेंट्स, कहाँ पे सिचुएटेड है? शांति निकेतन बेसिकली एक आश्रम हुआ करता था, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक आश्रम को इस्टेब्लिश किया गया था 1863 के समय में। बाद में आपको 1901 का जो समय है उस समय में एक टाउनशिप के रूप से उसको डेवलप किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। अब ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? आप देखिए कि हम ब्रह्म समाज के बारे में जब रीड करते हैं और आपको राजा राम मोहन राय के उनके जाने के बाद में ब्रह्म समाज के 2 फैक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक फैक्शन जिसको ये लीड किया करते थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, और आप देखिए कि अदर फैक्शन को केशव चंद्र सेन नाम के जो पर्सन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर हैं जिनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका है वो भी चलाया करते थे। तत्वबोधिनी पत्रिका इनके द्वारा चलाया करते थे बंगाल के रीजन के अंदर में। तो उनके द्वारा आश्रम को इस्टेब्लिश किया गया था। महर्षि का जो टाइटल है वो देखने के लिए मिलता है देवेंद्रनाथ टैगोर के रिगार्डिंग में। उसी आश्रम को यहाँ पे टाउनशिप के रूप से डेवलप किया गया। 1921 का जो समय है 21-23 के समय में आप देखिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया है, और ये रिसेंटली कंट्रोवर्सी की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी हमारे एक नोबल ल्यूरेट हैं अमर्त्य सेन, उनका बेसिकली कुछ एरियाज़ के रिगार्डिंग में वो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था 2023 के समय में, और अभी इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो 41 साइट हुआ स्टूडेंट्स। 42 के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि होयसाल नाम का एक डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलता है। होयसाला नाम का एक डायनेस्टी है, कहाँ पे हुआ करता था? सदर्न इंडिया के अंदर में जो कर्नाटक का एरिया है वहाँ पे आपको होयसाल डायनेस्टी देखने के लिए मिलती है। द्वार समुद्रम इनका जो कैपिटल है वो देखने के लिए मिलता है। द्वार समुद्रम के रिगार्डिंग में यूपीएससी ने 2020 के समय क्वेश्चन पूछा था
यूपीएससी ने 2020 के रिगार्डिंग में हमारे कुछ एंशिएंट साइट्स का जो नाम है वो दिया गया था और उसको एंशिएंट साइट्स के नेम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है वो पूछा गया। और अगर होयसाल डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें, कुछ डायनेस्टीज का नाम है वो दे दिया गया था 2023 के अंदर में, और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था इनमें से कौन सा डायनेस्टी है जो 8th और 9th सेंचुरी के समय में एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। तो आप देखिए होयसाल तो आपको 12th एंड 13th सेंचुरी के समय देखने के लिए मिलेगा। तो इनके होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनको यूनेस्को के अंदर में यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को साइट के रूप से। और आपको होयसाल डायनेस्टी के बारे में एक और जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो किसका मिक्सर है। क्या हमारा नॉर्दर्न का जो नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है और सदर्न का जो द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उनका मिक्सर है, या आप देखिए कि वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके पर्सपेक्टिव से। इनके जो फेमस टेम्पल्स हैं वो आपको मैसूर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमने हमारी जो टोटल 42 साइट्स हैं उनके बारे में रीड किया। हमारे जो साइट्स का 3 कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। एक तो नेचुरल कैटेगरी है, जैसे कि आप देखिए कि हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस का जो एरिया है उसको भी डिक्लेयर किया गया है स्टूडेंट्स नेचुरल कैटेगरी के अंदर में। तो कुछ नेचुरल कैटेगरी का जो साइट है उनको यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप से डिक्लेयर किया जाता है। कुछ कल्चरल साइट हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम है वो कल्चरल साइट्स हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स मिक्स कैटेगरी के अंदर भी हमारा एक साइट है जिसको कि यूनेस्को हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। वो साइट आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारा कंचनजंगा नाम का जो एरिया है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? कंचनजंगा सिक्किम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सिक्किम के अंदर जो कंचनजंगा है उसको बेसिकली आप देखिए कि मिक्स कैटेगरी के अंदर रखा गया है। 2016 के समय मिक्स कैटेगरी के अंदर उसको डेजिग्नेट किया गया था एज ए हेरिटेज साइट के रूप से। तो ये हमने हेरिटेज साइट इन सभी के बारे में बात किया। क्या इंडिया के अंदर मैक्सिमम हेरिटेज साइट्स हैं? 42 हैं। पीएम सर आसाम का विजिट के लिए गए हैं। आसाम के अंदर भी एक साइट है उसको नॉमिनेट किया गया था स्टूडेंट्स, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। आप देखिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया जाए यूनेस्को के द्वारा। अहोम नाम का जो एम्पायर हुआ करता था, अहोम एम्पायर, अहोम एम्पायर के आप देखिए कि कुछ ब्यूरियल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट ऐसा साइट होगा अगर ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है जिसको कि यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो मिलेगा कल्चरल कैटेगरी के अंदर में। अगर हम नेचुरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो उसमें काजीरंगा है, मानस है, ऐसे काफ़ी सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट कल्चरल कैटेगरी के अंदर में आप देखिए कि जो अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं, जो ब्यूरियल्स का वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करता था, जिनको कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो पिरामिड हैं उसके रूप से भी जानते हैं। आप देखिए कि जो जनवरी का आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर है उसके बारे में हमने वहाँ पे रीड किया है, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हो अहोम एम्पायर के बारे में भी और अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स का जो प्रैक्टिस है उनके बारे में भी, जिनको कि अहोम एम्पायर के जो डोम्स हैं या यहाँ पे जो पिरामिड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रूप से भी उनको जाना करते हैं। अहोम एम्पायर के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है तो आपको इनका एक जनरल हुआ करते थे, इनके एक जनरल हुआ करते थे। रिसेंटली उनका जो 400 एनिवर्सरी है उसको भी सेलिब्रेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर उनका जो सेलिब्रेशन है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि लचित बारफुकान नाम के एक पर्सन है। बारफुकान बेसिकली एक टाइटल है जो जनरल को दिया जाता है। तो लचित बारफुकान नाम के जो पर्सन है उनका 400 जो एनिवर्सरी है उसको गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। लचित बारफुकान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1671 के समय कौन से मुगल एम्परर पावर के अंदर हुआ करते थे? औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब आपको देखने के लिए मिलते हैं 1658 से लेकर पहले वो वॉर ऑफ सक्सेशन है उसको लड़ाई लड़ते हैं अपने जो उनके जो ब्रोदर्स हैं, जिसके अंदर में आपको अलग अलग मुराद भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उनके एक ब्रोदर हैं जिनको कि लिबरल मुस्लिम का जो टाइटल है वो दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो बुक्स हैं हिंदुइज्म की रिगार्डिंग भी उनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। तो अपने जो ब्रोदर्स हैं उनको वहाँ पे डिफीट करते हैं, उनका असैसिनेशन भी कैरी आउट करते हैं औरंगजेब। 1658 से लेकर 1707 तक का जो समय है उस समय तक वो पावर के अंदर रहेंगे। 1761 के समय हमारा नॉर्थ ईस्ट के एरिया के अंदर अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहिए। उस समय जो बैटल ऑफ सराय घाट है ब्रह्मपुत्रा के एरिया के अंदर में लचित बारफुकान है वो लड़ते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर का प्रैक्टिस उनके द्वारा किया गया।
और आप देखिए कि कंट्रोल किया गया वहाँ पे मुगल एम्पायर का जो बेसिकली सेना हुआ करता था, उसको डिफीट किया गया था लचित बारफुकान के द्वारा। तो ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमने टू मच यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए कि पीएम सर आसाम का विजिट के लिए गए हैं, तो एक और आपको जानकारी होनी चाहिए आसाम के बारे में। आसाम का कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? आसाम का कैपिटल क्या है? मैक्सिमम टाइम आप किसी भी जनरल पर्सन से ये क्वेश्चन पूछोगे तो उनके द्वारा आंसर कर दिया जाएगा, आसाम का कैपिटल है गुवाहाटी। बट आसाम का कैपिटल आपको दिसपुर देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, दिसपुर है। गुवाहाटी सिटी का ही एक एरिया है जो लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ऑटोनोमस उस एरिया जो दिसपुर है वो बेसिकली आसाम का कैपिटल है। काफ़ी बार यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसके अंदर भी ये बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। आप देखिए कि यहीं गुवाहाटी के पास ही आपको यहाँ पे जो कामाख्या माता है वो भी देखने के लिए मिलती है। एक रिलीजियस प्रैक्टिस है उनका, जो मेंस्ट्रुएशन का जो प्रैक्टिस है उसको बेसिकली वहाँ पे वर्शिप किया जाता है। कामाख्या माता है, नीलांचल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कामाख्या माता सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आसाम के बारे में है। एक और आपको यहाँ पे आसाम के बारे में पता होना चाहिए कि आप देखिए कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर एक डिमांड देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आप देखिए कि जो इंडियन जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में अगर हम बात करें 82.5 है, जो कहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स? इलाहाबाद जो मिर्ज़ापुर का एरिया है, मिर्ज़ापुर से निकलती है। हमारा जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिर्ज़ापुर नाम का जो टाउन है वहाँ से निकलती है 82.5 डिग्री का जो यहाँ पे जो लाइन है जिसको कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग में माना गया है। आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री के अंदर जो 4 मिनट का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 1 डिग्री में 4 मिनट है। 0 डिग्री कहाँ से निकलती है टाइम के रिगार्डिंग में, जिसको कि ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी हम जानते हैं। और वहाँ से ही उस लाइन को क्यों निकाला गया? क्योंकि उस समय में जो वहाँ पे जो इंग्लैंड के जो जोग्राफर्स हुआ करते थे उनका बेसिकली आप देखिए कि जोग्राफर्स का डोमिनेशन हुआ करता था। ब्रिटिश उस समय में मेन डोमिनेटिंग पावर हुआ करते थे वर्ल्ड के अंदर में। तो इस वजह से उनके द्वारा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग में जो बेसिकली डिसाइड किया गया था टाइम को। तो काफ़ी बार हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर एक डिमांड देखने के लिए मिलती है कि जो चाय बागान टाइम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि आपको ब्रिटिश एरा के समय देखने के लिए मिलता है। चाय बागान का बेसिक पर्पज यही है कि आप अगर यहाँ पे कंपेयर करो इंडिया का, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है हमारा, जो आप देखिए कि मणिपुर है, नागालैंड है, यहाँ से आप इस एरिया को कंपेयर करो और आप देखिए कि गुजरात के अंदर हमारा जो पोरबंदर का एरिया है उसको अगर आप कंपेयर करते हो तो आप देखिए कि मिनिमम आपको 2 आवर्स का जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलता है। मिनिमम 2 आवर का डिफरेंस है, बट हमारे यहाँ पे 82.5 इस तरीके से क्रॉस करती है, जिस वजह से आप देखिए कि इक्वल टाइम है वो माना गया है। सनराइजिंग वहाँ पे अर्लियर देखने के लिए मिलेगा, 4 बजे जो सुबह का समय होगा, क्योंकि टाइमिंग उस तरीके से है। वहाँ पे जो सन है वो राइजिंग के ऊपर चला जाएगा। आप देखिए कि काफ़ी बार जो वहाँ का जो ऑफिस आवर्स है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी बार नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे चाय बागान टाइम है। चाय बागान मीन्स वहाँ पे चाय के जो बागान हुआ करते थे। तो एक टाइमिंग प्रैक्टिस है जो ब्रिटिश एरा के समय आपको देखने के लिए मिलती है, बट इंडिया ने एक ही टाइम स्टैंडर्ड है उसको अडॉप्ट किया गया है। एक तो लिटरेसी रेट इसका एक कारण है, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। लिटरेसी रेट आप देखिए कि इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 16% हुआ करता था। तो ये कुछ मेन रीजन्स हैं यहाँ पे जिसकी वजह से एक ही जो टाइम स्टैंडर्ड है उसको यूज़ किया गया था इंडिया के द्वारा। एंटी-सीए जो प्रोटेस्ट है उनके जो सेंटीमेंट्स है वो हाई हैं आसाम के अंदर में प्रेजेंट समय में। जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में आर्टिकल 5 to 11 आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि पार्ट सेकंड के अंदर में 5 to 11 के अंदर सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है। 5 तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के। यहाँ पे ब्रांड है, बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन है और डिसेंट है। ये नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू में यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो हमारे नाइबर कंट्री हैं जिसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के अलावा देखिए कि बांग्लादेश है। तो यहाँ से जो नाइबर कंट्री से अदर देन जो मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो माइग्रेट करी है इंडिया के अंदर में, उनको सिटीजनशिप इंडिया के अंदर दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2014 वो समय है, कट ऑफ डेट है। उससे पहले वो आ चुके हों 5 ईयर का जो समय है। नेचुरलाइजेशन के अंदर ओरिजिनली आपको 11 ईयर का समय देखने के लिए मिलता है कि 11 साल आप इंडिया के अंदर नेचुरल वे में रहे हो तो आपको नेचुरल जो सिटीजनशिप है वो मिल जाएगा।
यहाँ पे 5 ईयर या 6 ईयर का जो समय है वो चेंज किया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। आप इतने समय तक इंडिया के अंदर रहे हों तो आपको 31 दिसंबर 2014 से पहले आप आ गए हों तो उनको आपको जो सिटीजनशिप है वो दे दिया जाएगा। आपको ऐसे ही एक माइग्रेंट कम्युनिटी आपको बांग्लादेश से देखने के लिए मिलती है। बांग्लादेश के अंदर में वहाँ से काफ़ी सारी जो कम्युनिटी है उसको प्रोसिक्यूट किया गया था, जिसकी वजह से वो इंडिया के लिए माइग्रेट किए थे, जिसमें आपको एक चकमा है, एक हजोंग है। चकमा और हजोंग है, हजोंग आपको हिंदुइज्म से रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं और चकमाज बेसिकली बुद्धिस्ट हुआ करते थे। तो 2016-17 के समय में उनको जो सिटीजनशिप है वो दिया गया था उस समय में भी। तो ये आप देखिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। 5 to 11 है। 11 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है यहाँ पे सिटीजनशिप को डिसाइड करने की रिगार्डिंग में। आप देखिए उसी वजह से नेचुरलाइजेशन का जो समय है उसको चेंज किया गया यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा। हमारा सिटीजनशिप है उसको लॉस करने के कितने तरीके हैं स्टूडेंट? 3 तरीके आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिनंसिएशन है, टर्मिनेशन है और डेप्रीवेशन है। ये सिटीजनशिप चैप्टर को रीड करना लक्ष्मीकांत से, अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट आप देखिए कि इन्फोसिस के जो हमारे फाउंडर हैं, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनका जो वाइफ है आप देखिए कि सुधा मूर्ति जो हैं, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के अंदर में। सुधा मूर्ति मैम स्पेशली अपना जो इनका जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जाने जाते हैं, इनके सिंपलिसिटी की वजह से भी इनको जाना जाता है। तो इनको यहाँ पे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप देखिए कि इनके द्वारा इनिशियल फेज के अंदर में जब यहाँ पे इन्फोसिस अपने फाउंडिंग फेज के अंदर में था तो इनके द्वारा बेसिकली जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था। इन्फोसिस को काफ़ी कुछ जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग में जो कंपनी है आपको जो इन्फोसिस है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम बात करें तो आपको राज्यसभा का नॉमिनेशन के रिगार्डिंग में आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन कौन से एरिया के अंदर में है? लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट एंड कल्चर का जो एरिया है, इसके अलावा सोशल सर्विस है। इन एरियाज के अंदर में प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेशन है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। पीएम सर के द्वारा 8 मार्च का दिन वुमेन्स डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो 100 रुपये का जो डिस्काउंट है, जो कट है वो दिया गया है एलपीजी का जो रीफिल करने की रिगार्डिंग में जो प्राइस है उसके पर्सपेक्टिव से। जो सब्सिडी यहाँ पे मिलती है पीएम उज्ज्वला योजना के अंडर में, आप देखिए उज्ज्वला योजना का जो सब्सिडी है ऑलरेडी मिलेगा, बट 100 का जो बेसिकली जो कट है वो पीएम सर के द्वारा अनाउंस किया गया है यहाँ पे वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन के दौरान में। आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उज्ज्वला योजना के अंदर में जो क्लीन कुकिंग गैस है उसकी अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग में पीएम सर के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है उसको चलाया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था, जिसके रिगार्डिंग में आपको जो पहल स्कीम है वो देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि मिडिल मैन का जो करप्शन है उसको बेसिकली वहाँ पे कट करने के रिगार्डिंग में वो प्रोसीजर है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है। पीएम उज्ज्वला योजना के अंदर में आपको जो 12 बेसिकली जो सिलेंडर्स हैं, जो गैस के जो सिलेंडर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। आपको एक यहाँ पे बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? उज्ज्वला योजना का जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो मिनिस्ट्री है वो आपको नोडल मिनिस्ट्री के रूप से देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 10 करोड़ के आसपास हमारे बेनिफिशरीज हैं, मोर देन 10 करोड़ के आसपास जो बेनिफिशरी हैं पीएम उज्ज्वला योजना के आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए, कभी आप जब गैस का लीकेज होता है, अगर आप हाउस होल्ड के अंदर इन सबको यूज़ करते हो तो आप एक चीज़ नोटिस करना, आपको जो एक स्मेल है वो देखने के लिए मिलेगा जिसकी वजह से आप डिटेक्ट करते हो कि गैस का लीकेज है। तो बेसिकली आप देखिए कि जो नेचुरल जो गैस यहाँ पे यूज़ की जाती है कुकिंग की रिगार्डिंग में वो स्मेल लेस आपको देखने के लिए मिलेगी। एक अलग से जो गैस है वो ऐड की जाती है इसके अंदर में, जिससे कि यहाँ पे जो लीकेज हो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये क्वेश्चन उससे पहले भी मैंने काफ़ी बार पूछा है, बट अगर आपको पता हो तो उसको नहीं पता हो तो एक बार गूगल ज़रूर से करना कि कौन सा गैस है उसको ऐड किया जाता है सिलेंडर के अंदर में, जिससे कि यहाँ पे जो लीकेज है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में हमने देखा। 10 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशरी हैं इंडिया के अंदर में। क्लीन कुकिंग गैस के रिगार्डिंग में इसको चलाया गया था। लिक्विड जो पेट्रोलियम गैस है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के अंदर वायलेंस का सिचुएशन है। एक आर्मी ऑफिसर को अबडक्ट किया गया था, उनको रेस्क्यू करा लिया गया है। यहाँ पे जो आईटी का जो अपीलिएट जो ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा बेसिकली एक पेटिशन को फाइल किया गया था, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया था। ऐसे काफ़ी सारी जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला था।
तो आप देखिए कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा उनका जो अपील है उसको बेसिकली रिजेक्ट कर दिया गया है। हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ट्राइब्यूनल के बारे में पता होना चाहिए। ट्राइब्यूनल आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, आर्टिकल 223 आर्टिकल 323A है और आर्टिकल 323B है। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा आप देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी भी एग्जिस्टेंस के अंदर में आए थे और ये जो ट्राइब्यूनल का जो प्रोविजन है वो भी आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आर्टिकल 323A के अंदर में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल है, जैसे कि कैट है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग का जो ट्राइब्यूनल है वो देखने के लिए मिलेगा। 323B के अंदर में अदर पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल है। एक बार इन आर्टिकल्स को आप लिटिल बिट अंडरस्टैंड कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखिए कि हम रीड करते हैं किसके बारे में, हम रीड करते हैं बेसिकली यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो आपको आर्टिकल का जो नंबर है 315 से लेकर 323 के जो आर्टिकल हैं वो बेसिकली किसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलते हैं, यूपीएससी के अलावा आप देखिए कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो आर्टिकल्स हैं वो ये देखने के लिए मिलेंगे। 324 का जो आर्टिकल है वो किसका देखने के लिए मिलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट कराना है, उनका जो यहाँ पे जो रोल है उसको कैरी आउट करना है, इक्वलिटी देना है, राइट टू वोट का अधिकार है, वो सब आपको यहाँ पे कुछ आर्टिकल इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलते हैं। तो मिडिल पार्ट के अंदर में इनको इंसर्ट किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको इंसर्ट किया गया 323A एंड 323B के रिगार्डिंग में। फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो गवर्नमेंट का स्कीम बजट के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसको कि हम पीएम सूर्य जो यहाँ पे घर का जो स्कीम है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसके अंदर बेसिकली आप देखिए कि जो सोलार इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स हैं उनको चेंज किया गया है। 60% के आसपास जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। मेन पर्पज क्या था, मेन पर्पज यही था कि हमारा जो रूफ टॉप का एरिया है, हमारे जो छत का जो एरिया होता है घर के अंदर में, टेरेस के ऊपर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो तो काफ़ी हायर देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम ऑफिसेज के अंदर में उसको किया जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज, अगर हम रूफ टॉप सोलार एनर्जी के बारे में बात करें। बट अगर हाउस होल्ड के परस्पेक्टिव से बात करें तो स्टूडेंट्स वो नंबर काफ़ी कम है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। बजट के दौरान इसको सब्सिडाइज करने के बारे में बात की गई। आप देखिए उसके लिटिल बिट जो नंबर्स हैं उसको गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया गया है। तो ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी जो कंप्लीट एग्जिस्टेंस में आएगा, जब हमारा यूपीएससी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, काफ़ी बार आप देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 1-2 ईयर के अंदर में। ऐसे एक क्वेश्चन है जिसमें डिटेल कोई भी स्कीम है उसका टू मच डिटेल के बारे में पूछ लिया गया। आप देखिए कि वो एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, उसके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वहाँ पे जो क्रैचे का जो फैसिलिटी है वो कितना अवेलेबल होगा, कितनी बार विजिट करना होगा। ऐसे टू मच डिटेल आपको 1 या 2 स्कीम के बारे में अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर ऐसे यूपीएससी के क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एसबीआई के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एसबीआई के द्वारा जून का जो समय है वो मांगा गया था। सोल अथॉरिटी है एसबीआई यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि क्यों समय मांगा गया। एसबीआई के द्वारा कहा गया कि केवाईसी का जो डाटा है उसको बेसिकली कलेक्ट करना होगा, उसी के बाद में उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। तो आपको यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जनरल इलेक्शन के अंदर में, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के अंदर में 1% वोट से उनको सिक्योर किया गया है, वो ही यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड की रिगार्डिंग में एलिजिबल है। अभी उसको यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल जो 19(1) का क्लोज ए है, बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो उसी के रिगार्डिंग में इसको कैंसिल किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कंटेम्प्ट का पिटीशन भी फाइल किया गया था एडीआर के द्वारा। एडीआर के द्वारा कंटेम्प्ट का पिटीशन एसबीआई के अगेंस्ट में फाइल किया गया था, उसको भी एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कंटेम्प्ट के बारे में कल हमने देखा था क्या है कंटेम्प्ट, कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका अवहेलना करना, उसको नहीं मानना, उसको कंटेम्प्ट की कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया है। 2 कैटेगरी हैं, एक आपको देखने के लिए मिलता है सिविल कंटेम्प्ट है, एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, सिविल के अंदर में देखिए ऑर्डर को नहीं माना आपने, क्रिमिनल में क्या है
कोर्ट की अथॉरिटी को आप लोअर डाउन करने का कोशिश करोगे, उनके अगेंस्ट में आर्टिकल्स लिखते हो, जुडिशरी के अगेंस्ट में कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस को कैरी आउट करोगे जिससे कि उसका अथॉरिटी है वो लोअर डाउन हो, तो उसको यहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। लेबर फोर्स के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, यूथ पॉपुलेशन का जो मीन एज है वो काफ़ी सही है। तो आप देखिए कि उस मीन एज को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाए, यूथ का जो मीन एज है, यूथ का काफ़ी ज़्यादा संख्या है, और अगर इसको नहीं यूज़ किया जाएगा तो डेमोग्राफी जो डिविडेंड है कहीं डिजास्टर के रूप से ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किल नहीं है, वर्कफोर्स के अंदर में स्किल नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में लोगों का जो इंगेजमेंट है वो हायर है। काफ़ी सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं जैसे कि किराना का शॉप है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे चिल्ड्रंस के द्वारा अपना जो फैमिली वर्क के रिगार्डिंग में जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इन काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे लेबर मार्केट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए एग्जाम के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनका कंटिन्यूस रिपीटेशन आपको देखने के लिए मिलता है लेबर फोर्स के रिगार्डिंग में। तो आपको एक बार इस एडिटोरियल को अच्छे से आप रीड जरूर से कर लेना, अगर आपको समय हो तो रीड जरूर से कर लेना। कुल मिला के जो बात था वो यही था कि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो डिजास्टर के रूप से ना बदले, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हमारे जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा है, लेबर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अगर हमारा लेबर ज़्यादा है तो बेसिकली आपको जो 90% वर्किंग पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है, सोशल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है उनको। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम सर जो कश्मीर के लिए विजिट किए थे उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको ज़्यादा ही समय हो तो आप एक चीज़ यहाँ पे रीड कर सकते हो। आप देखिए कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के बारे में हम 370 के बारे में रीड करते हैं काफ़ी बार। आपको यहाँ पे 371 के अंडर में हमारा जो 371 नाम का जो आर्टिकल है उसके अंदर में फर्स्ट जो 371 है वो तो आपको महाराष्ट्र और क्या देखने के लिए मिलेगा, महाराष्ट्र और गुजरात के पर्सपेक्टिव से इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। उसके बाद में इसका A B C D ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, आगे आगे इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ए के अंदर में किसको स्पेशल प्रोविजन है। क्या सिक्किम के बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं 371F के बारे में कि एक ही पर्सन को सिक्किम का ओरिजिनल पर्सन होना चाहिए अगर लोकसभा का इलेक्शन वहाँ पे कंटेस्ट होगा। जब सिक्किम इंडिया के लिए ऐड हुआ था तो ये जो कंडीशन है वो रखा गया था, फुल फ्लैज स्टेटस जो दिया गया था सिक्किम को 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। काफ़ी बार हम इन टॉपिक्स को रीड करते हैं स्टूडेंट्स। तो न्यूज़पेपर का बेनिफिट यही है कि आप हाँ, एक बार अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हो, आपके जो बेसिक्स हैं उनको एक बार आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आप एक बार न्यूज़ के थ्रू में आप काफ़ी बार टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जेंडर इक्वलिटी के बारे में पूछा गया है, डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है SDG गोल्स के बारे में कि जेंडर इक्वलिटी का डेट डज नॉट मीन्स कि यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर जेंडर पेमेंट अच्छा कर दिया गया है। हर एक सेक्टर के अंदर हमको जेंडर इक्वलिटी है उसको अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे SDG गोल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। गोल नंबर 7 आप देखिए कि हमारा क्लीन एनर्जी के परस्पेक्टिव से है, रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि हमने फर्स्ट न्यूज़ को डिस्कस किया था PM उज्ज्वला योजना के बारे में। तो आप देखिए कि उज्ज्वला योजना के अंदर में जो क्लीन कुकिंग गैस है वो उनको अवेलेबल है, वो तो उसी के परस्पेक्टिव से डिस्कस किया गया। गोल नंबर 12 है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में। तो क्लाइमेट चेंज के जो एक्शंस है उसके अंदर भी वुमेन का प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, उनको भी प्रॉपर यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। उनके रिगार्डिंग में जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स उनके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, जो हाईली वल्नरेबल सेक्शंस के रूप से उनको काउंट किया जाता है। क्योंकि आप देखें कि सपोज कीजिए आप किसी रूरल एरिया के अंदर में हो जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में है। सपोज कीजिए ये वॉल है आपका और यहाँ पे वाटर लेवल है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पे अगर वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो वुमेन्स हैं वो ही यहाँ पे हाउस होल्ड की एक्टिविटी के लिए दूसरे जगह पे दूसरे एरिया के अंदर माइग्रेट करेंगे। उनके द्वारा वाटर कलेक्शन का जो एक्टिविटी है वो उनके द्वारा ही कैरी आउट किया जाएगा। वैसे तो आपको हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आपको एक स्कीम है वो देखने के लिए मिलती है कि 2024 तक रूरल एरिया के अंदर में जो फंक्शनल टैप वाटर के थ्रू जो पानी है उसको पहुंचाया जाएगा। बट उसके क्या क्राइटेरिया हैं, जल शक्ति मिनिस्ट्री का जो इनिशिएटिव है उसके क्या क्राइटेरिया हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या
कौन से विलेजेस को यहाँ पे वोटर के रिगार्डिंग में जो फंक्शनल वोटर टाइप का जो स्टेटस है वो दिया गया है, क्योंकि एक पहले हमारे यहाँ पे हर एक गांव के अंदर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो एक प्रोग्राम है वो चलाया गया था, आप देखिए कि 2014 के समय में। तो उसका जो डेफिनेशन था कि कोई भी यहाँ पे जो गाँव है वो इलेक्ट्रीफाइड कब मान लिया जाएगा, कि गाँव का जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अगर कोई बस्ती का एरिया है, ढाणी का एरिया है। इसके अलावा आप देखिए कि गांव का जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे कोई भी ऑफिस है और कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसका अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, और 10% के आसपास जो हाउस होल्ड है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी अगर पहुँचा दिया गया है तो उस कम्प्लीटली जो गाँव है उसको इलेक्ट्रीफाइड है वो मान लिया जाएगा। ये बेसिकली वहाँ पे डेफिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात किया गया कि हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो गोल एरिया है उसके अंदर में वुमेन्स को इक्वल स्टेटस है वो देने का ज़रूरत है, उसी की पर्सपेक्टिव से एजेंट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि आप ऐसा कोई भी एक्टिविटी को मत कैरी आउट कीजिए जिसके द्वारा आपके द्वारा जो पब्लिक के पास में जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको इस तरीके का जो आप बता दिया जाता है कि रशियन आर्मी के अंदर अंदर आप सपोर्टिव हेल्प के रूप से काम करोगे। वहाँ पे कुछ लोगों का जो डेथ है वो भी न्यूज़ सामने आया था कुछ दिन पहले। तो एजेंट्स को बेसिकली यहाँ पे जो एक्शंस हैं वो भी लिए गए हैं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, कि एजेंट्स के द्वारा उनको सेंड किया गया उन पर्सनस को जॉब के रिगार्डिंग में उस एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि वहाँ पे जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। रशियन अथॉरिटीज़ के साथ में भी इंडियन अथॉरिटीज़ का डिस्कशन हुआ है कि जो और पर्सनस वहाँ पे रशियन आर्मी के साथ में हैं अवेलेबल, उनको भी बेसिकली आप देखिए कि उनको भी वापस से इंडिया के लिए भेज दिया जाए या वापस से वो इंडिया के लिए आ सके उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब भी हम रशियन आर्मी के बारे में रीड करते हैं तो एक जुलाई अगस्त के समय एक रशिया के अंदर कूप का सिचुएशन है वो भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा था, और उस समय एक प्राइवेट आर्मी के बारे में वैगनर का जो प्राइवेट आर्मी है उसके बारे में हमने रीड किया था। तो रशिया में इस तरीके से आपको प्राइवेट आर्मी का कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है, और उसी प्राइवेट आर्मी को डिप्लॉय किया गया था रशिया यूक्रेन क्राइसिस के रिगार्डिंग में। इंडिया के जो डिप्लोमेट हैं यहाँ पे जो तालिबान का जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिले हैं, वहाँ पे जो डिस्कशन है वो कैरी आउट किया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के समय आप देखें कि यूएन के द्वारा भी तालिबान को कहा गया कि वुमेन्स के अगेंस्ट में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनको आप लिटिल बिट लोअर डाउन कीजिए, रेस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे लिफ्ट आउट कीजिए, कि जिससे कि वुमेन्स को भी इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो दिया जा सके तालिबान के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि पहले इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे जो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाई करते थे। 2021 के समय जब तालिबान वहाँ पे पावर के अंदर में आया है तो इंडिया के द्वारा अपने जो मिशंस हैं उनको एंड किया गया था वहाँ पे। इनका जो तालिबान का जो एम्बेसी इंडिया के अंदर हुआ, सॉरी अफगानिस्तान का जो एम्बेसी इंडिया के अंदर हुआ करता था उसको भी फाइनेंस नहीं प्रोवाइड किया गया। वो एम्बेसी भी जो क्लोज का सिचुएशन के अंदर क्रिएट हुआ था उसके रिगार्डिंग में भी न्यूज़ था सितंबर अक्टूबर के समय में। तो ये बेसिकली उसी के रिगार्डिंग में है, डिस्कशन को कैरी आउट किया गया है। इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हम रीड करते हैं। सहतूत डैम के बारे में हम रीड करते हैं काफ़ी बार। सहतूत डैम इंडिया के द्वारा चलाया गया था काबुल के अंदर में। काबुल जो सिटी है उसको वाटर अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग में जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन है इंडिया के द्वारा किया गया है। अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। जेरांज नाम का एक जगह है, जेरांज से डेलाराम तक का जो रोड है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। वहाँ पे आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिगार्डिंग में ठुमरी के अंदर एक प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। अभी रिसेंटली इनका जो हेरात नाम का जो सिटी है जो साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है, आप देखिए कि वो न्यूज़ के अंदर में था। बोमियान बुद्धिज्म है, काफ़ी कुछ आपको अफगानिस्तान के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिलती है। 2011 के समय में वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज मिले थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एशिया का जो हार्ट ऑफ एशिया है, अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया का स्टेटस दिया गया है स्टूडेंट्स। तो जो हार्ट ऑफ एशिया समिट है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। उसी हार्ट ऑफ एशिया का समिट का मेन मोटिव क्या था कि अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट को लाया जाएगा। यूएस का फोर्सेज जब वहाँ पे आया, नॉर्दर्न अलायंस के जो लीडर्स हैं उनसे डिस्कशन को कैरी आउट किया गया यूएस की फोर्सेज के द्वारा। आप देखिए कि वहाँ पे लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ था। कंप्लीट अफगानिस्तान में नहीं हो सका था बट कुछ पार्ट्स के अंदर में जो लिटरेसी रेट है, वुमेन्स का जो लेबर के वर्क के अंदर में जो पार्टिसिपेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आए हैं, बट आप देखिए कि तालिबान के पावर के आने के बाद में जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगा दिए गए हैं वहाँ के लोगों के ऊपर में, जो वुमेन्स के रिगार्डिंग में। तो हार्ट ऑफ एशिया समिट है जो 2011 के समय वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था
अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में 2016 के समय हार्ट ऑफ एशिया का जो समिट है उसका एक मीटिंग है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स? अमृतसर के अंदर में। अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लाहौर के काफ़ी ज़्यादा पास है, अटारी बॉर्डर वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है अमृतसर के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अफगानिस्तान के परस्पेक्टिव से। पीएम सर ने क्रिएटर्स जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको अवार्ड्स दिए गए हैं, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। आरटीआई के जो पोर्टल्स हैं वहाँ पे कुछ इमरजेंसी मेंटेनेंस वर्क है, प्रेजेंट समय में एक इलेक्शन कमीशन का पोर्टल आपको देखने के लिए मिलता है और एक आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग में, तो ये उसके पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्नलिस्ट के द्वारा इलेक्शन के दौरान में जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उनको यहाँ पे बताया गया है जर्नलिस्ट का जो कंसोर्टियम है उनके द्वारा, तो आप देखिए कि ये बेसिकली डिस्कशन को कैरी आउट किया गया। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो बेसिकली जापान के लिए गए हैं और जापान की उस विजिट के दौरान में जो फॉर्मर पीएम हुआ करते थे जापान के शिंजो आबे सर का डेथ वहाँ पे देखने के लिए मिला था, उनका असैसिनेशन को कैरी आउट किया गया था जापान के अंदर ही एक मीटिंग के दौरान में। आप देखिए कि पीएम सर का जो लेटर है उनका जो विडो है वाइफ है उनको बेसिकली हैंड ओवर किया गया है हमारे मिनिस्टर सर के द्वारा। यहाँ पे इराक का जो स्ट्राइक है उसके अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है, जो तुर्की को यहाँ पे कंडेम किया गया है, यूएस के एक ऑफिसर को अरेस्ट किया गया, अपने कुछ इन्फॉर्मेशन है वो चाइना को शेयर करने के रिगार्डिंग में। यूक्रेन के जो ऑफिसर हैं उनको यहाँ पे डिप्लोमेट एम्बेसडर बना के सेंड किया गया है ब्रिटेन के रिगार्डिंग में। बाइडेन और ट्रम्प के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरान के बारे में यहाँ पे ईरान के द्वारा जो इस तरीके से ह्यूमिटेरियन के अगेंस्ट में जो एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया गया है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 2003 के समय में ईरान से फर्स्ट जो वुमेन है उनको पीस प्राइज है वो दिया गया था। अब ये 2023 के समय जो पीस प्राइज है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है ईरान के रिगार्डिंग में। क्या इंडिया से भी किसी वुमेन को यहाँ पे जो नोबल प्राइज है वो दिया गया है स्टूडेंट्स किसी भी सेक्टर के अंदर में? तो ये अगर आपको पता है तो ज़रूर से बताना, अगर नहीं पता है तो 2019 के इकोनॉमिक जो प्राइज हैं, इकोनॉमी जो नोबल इकोनॉमिक प्राइज है उसको ज़रूर से रीड करना। और आप देखिए कि इस साल भी जो इकोनॉमिक्स का जो प्राइज है जो अर्लियर फेज के अंदर नोबल का जो कैटेगरी है उसके अंदर नहीं हुआ करता था, बाद में उसको ऐड किया गया था। इकोनॉमिक्स का जो नोबल है इस साल भी यहाँ पे एक वुमेन को ही आपको देखने के लिए मिलता है, ये थर्ड वुमेन है जिनको इकोनॉमिक्स का जो प्राइज है वो दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वार क्राइम्स हैं जो पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में यूएन के द्वारा वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है उन्हीं के पर्सपेक्टिव से है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।